नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं तथा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक ऑफलाइन तथा ऑनलाइन यानी लाइव बैच का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको कक्षाएं ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध कराई जाएंगी और आपको रिवीजन की सुविधा उपलब्ध हो सके इसीलिए इन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इन क्लासेस के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस बैच की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें तथा 3 दिन का निःशुल्क डेमो क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। ये बैच 20 सितंबर से प्रारंभ होने वाली है। सायंकालीन कक्षा होगी, 5:30 से 8:30 बजे तक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो जल्दी से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें और इस बैच का लाभ उठाएं। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में आपको पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 132। आप देख पा रहे हैं 2021 के आंकड़ों को आधार बना करके ये रैंकिंग निकाला गया था और इसमें रैंक है भारत का 132वां। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर काबिज है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है ये गुजरात राज्य में आयोजित होने वाला है और अक्टूबर के माह में इसका आयोजन होना है। 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और इसके अंतर्गत सावज नाम का एक शुभंकर जो है ये बनाया गया है। सावज इस खेल का शुभंकर होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निक्षय 2.0 पोर्टल का संबंध किससे है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्षय का मतलब होता है टीबी रोग, श्वास की बीमारी होती है टीबी और इसका संबंध है और इसी से संबंधित एक पोर्टल अभी केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से निक्षय 2.0 पोर्टल का संबंध है। अगला क्वेश्चन, डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पिछली वीडियो में ही हमने देखा था नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में कि 2016 से लेकर 2022 तक इन्होंने कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा में कौन कौन से पदक जीते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, ये आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिलों के संबंध में क्रम का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर क्रम दिया हुआ है 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां और इस पर नवगठित जिलों का नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर देखिए 29वां जिला है हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिसका लोकार्पण किया गया है 2 सितंबर को। देखिए ये जो जिले हैं इनसे संबंधित जो अधिसूचना है वो 31 अगस्त के ई गैजेट में आपको मिल जाएगा। ई गैजेट जो छत्तीसगढ़ सरकार का है वेबसाइट, वहां पर यदि आप जाएंगे तो इन सब के अधिसूचना आपको मिल जाएंगे 31 अगस्त के डेट में। लेकिन लोकार्पण की जो तिथि है उसके हिसाब से इसका क्रम निर्धारित किया गया है। ठीक, तो
29वां जिला जो है ये है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो कि 2 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया है। 30वां जिला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 3 सितंबर को इसका लोकार्पण हुआ है। और 31वां जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो कि 3 सितंबर को लोकार्पित किया गया है। 32वां जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो कि 9 सितंबर को लोकार्पित हुआ है। और 33वां जिला है शक्ति, जो कि 9 सितंबर को ही लोकार्पित किया गया है। तो ये जो जिले हैं इनका नाम और ये कब लोकार्पित हुए, इसके अलावा इनका क्रम क्या है, इसको आप याद रखिएगा। ये कहीं ना कभी अभी हाल फिलहाल में आयोजित होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रम बिल्कुल याद रखिएगा जिलों का, कि कौन से क्रम में ये लोकार्पित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है 22वीं एससीओ समिट। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। ये जो संघाई सहयोग संगठन है ये अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल होने के लिए कहाँ गए थे, तो समरकंद गए थे, जो कि उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद। तो एक फैक्ट यहां से ये निकल के आता है कि 22वीं जो एससीओ समिट है ये कहाँ आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं कि ये जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2001 में। ये जो फैक्ट्स आपको आगे बताने वाला हूं ये वनडे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा मुख्य परीक्षा यदि देते हैं तो उसमें 7वें पेपर में अंतरराष्ट्रीय संगठन इस नाम से जो टॉपिक है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एससीओ की यदि बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है जिसमें 3 बड़ी बड़ी जनसंख्याओं वाले जो राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। ये जो एससीओ है इसका मुख्यालय है चीन के शहर बीजिंग में। बीजिंग आपको पता है चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहीं पर इसका मुख्यालय है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चूंकि यहाँ पर शब्द देखते हैं शंघाई तो सोचते हैं कि ये शंघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन शंघाई में नहीं है, यहीं पर ट्विस्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग में है। यदि इसके सदस्य देशों की बात करें कि कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। ये 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक है रूस, मैप में आप देख पा रहे हैं रूस है, चीन है, भारत है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत और चीन यानी प्रथम और दूसरे, विश्व में पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान इंडिया का, ये दोनों ही देश इस एससीओ के मेंबर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है ना। ये 8 कंट्रीज जो हैं, 8 देश, ये इस रीजनल कॉरपोरेशन के सदस्य हैं। 8 सदस्यीय ये क्षेत्रीय समूह है। इसका निर्माण किया गया था किन किन उद्देश्यों से, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इन ट्वीट्स में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट्स है ना, ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है ये वाला, ठीक है। जब वो अभी हाल ही में गए थे उज्बेकिस्तान, उसके पहले उन्होंने ट्वीट किया था, ठीक। At the SCO summit in Samarkand emphasized on the constructive role SCO can play in the post-COVID era, particularly in furthering economic recovery and strengthening supply chains, highlighted India's emphasis on people-centric growth, which also gives importance to technology। यानी यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने अपना एक विचार सुनाया है इस एससीओ के संबंध में कि उनको एससीओ यानी 22वीं जो बैठक है एससीओ की, उससे क्या क्या जो है वो देखने को मिला है। तो क्या देखने को मिला है,
इन्होंने कहा है कि पोस्ट कोविड एरा में, यानी कोविड बीतने के बाद वाले समय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है एससीओ। एससीओ कैन प्ले इन द पोस्ट कोविड एरा। बहुत ही सकारात्मक बात इन्होंने कही है वहां पर जाकर के। और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की है। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की है। ठीक, अब देखते हैं इसके उद्देश्य, ये जो एससीओ है उसका उद्देश्य। ठीक, अब दूसरा ट्वीट है अरिंदम बागची का। अरिंदम बागची जो है वो आईएफएस अधिकारी हैं और इन्होंने ट्वीट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जॉइंस द लीडर्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट फॉर डिस्कशन ऑन टॉपिकल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, यानी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है, इंक्लूडिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर इन्होंने बात की है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, यानी व्यापार और जो जुड़ाव होता है, कनेक्टिविटी जो होती है। इसके अलावा कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है, यानी संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में भी इन्होंने बातचीत की है। ऐसा ट्वीट किया गया है आईएफएस अधिकारी अरिंदम बागची के द्वारा। ठीक, ये प्रवक्ता हैं भाई। ठीक है, विदेश जो विभाग है उसके प्रवक्ता हैं, याद रखिएगा, विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। चलिए, तो ये सारे क्षेत्रों में है ना, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में काम करता है एससीओ। इन 8 देशों के बीच में, ये जो 8 देश मैंने आपको बताए थे, इन 8 देशों के बीच में कल्चरल यानी सांस्कृतिक, पर्यटन से संबंधित, इसके अलावा शांति और सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों के लिए बनाया गया है ये समूह, जिसका नाम है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इस संगठन के बारे में कि ये जो देश है इसमें 8 मेंबर हैं, मैंने आपको बताया, और 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कौन कौन है ऑब्जर्वर कंट्रीज में? अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ये 4 कंट्रीज जो है ये ऑब्जर्वर के रूप में काम करती हैं। ठीक, चलिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी निकल के आई हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आई है कि भारत ने रूस को कहा है, भारत और रूस जो है इनके संबंध काफी अच्छे हैं, आपको पता होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि भाई अब यूक्रेन में बहुत हुआ, अब शांति स्थापना की ओर आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपको बताता हूं कि इस मीटिंग के अंतर्गत जो हमारे देश में बनारस है, वाराणसी, इसको संघाई कॉरपोरेशन के लिए या संघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ठीक, एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है किसको? बनारस को। ये पहला है, पहली सांस्कृतिक राजधानी यदि एससीओ को पूछे तो वो कौन है? बनारस, वाराणसी। ठीक, यहां पर आप आगे पढ़ सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 16 सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। ठीक, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, एससीओ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है तो समझिए इसको, एससीओ कितना अहम है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह यदि देशों का कोई है तो वो कौन है? एससीओ है। दूसरा, दुनिया की 40% आबादी वाले देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, यानी ये जो एससीओ है ये ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है, तो इस नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा फैक्ट, इसका असर यूरोप एशिया के 60% हिस्से पर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल
यूरोप में अगर आप देखेंगे मैप को तो रशिया का जो भाग है ये प्रभावित करता है यूरोप वाले हिस्से को। इसके अलावा और क्या फैक्ट है, तो ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा जो है इस संगठन के पास है। ये 8 देश मिलकर के ग्लोबल जीडीपी का यानी विश्व की इकोनॉमी का 30% हिस्सा कवर करते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो एससीओ जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और पेपर 7 में इसका महत्वपूर्ण भाग आ सकता है। तो याद रखिएगा इसको, खासकर जिन लोग अभी हाल ही में इंटरव्यू देने वाले हैं वो मित्र बिल्कुल इसके बारे में पढ़ करके जाएं, एससीओ के बारे में पढ़ करके जाएं। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वहां पर लगभग 5.5 मिनट का उनका वक्तव्य हुआ है, 4 मिनट से 5.5 मिनट के बीच उनका वक्तव्य हुआ है। तो उस वक्तव्य को बिल्कुल सुन करके जाएं, उसका बिल्कुल एनालिसिस करके जाएं। साथ ही एससीओ का संगठन क्यों गठित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, ये सारी चीजें आपके फैक्ट में शामिल होने चाहिए। चलिए, तो ये है एससीओ, इनसे जुड़े हुए फैक्ट आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में बिल्कुल बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टेनिस ग्रैंड स्लैम। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो चौथा ग्रैंड स्लैम होता है ना, 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उसमें चौथा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो होता है यूएस ओपन, जिसको हम अमेरिकन ओपन बोल देते हैं। ठीक है, यूएस ओपन जो है इसके विजेता हमको मिल गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे किसने जीता है, लेकिन सबसे पहले ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लीजिए क्योंकि ये पेपर 7 में भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक कैलेंडर ईयर में। कौन कौन से होते हैं, तो क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जनवरी फरवरी के टाइम होता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है जो मई के महीने के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, विंबलडन होता है, ये सितंबर के ये दिखाई पड़ता है अपने को अगस्त महीने के आसपास। ठीक, और यूएस ओपन अंत में होता है जो सितंबर अक्टूबर नवंबर इन 3 महीनों के बीच में आपको दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, 2 तरीकों से याद रखिएगा, एक कि ये किस क्रम में आयोजित होते हैं। तो मैंने बताया कि जनवरी के महीने में लगभग आपको दिखता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अप्रैल मई में आपको दिखाई देगा फ्रेंच ओपन, फिर आपको दिखाई पड़ता है जुलाई अगस्त के महीने में विंबलडन, और सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीनों के बीच में आपको दिखाई पड़ता है यूएस ओपन। ये इनके आयोजन का क्रम है, ये इनके आयोजन का क्रम है। वहीं अगर बात करें कि ये कब से प्रारंभ हुए हैं, तो याद रखिएगा सबसे पुराना जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन, जो कि 1877 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, इसको द चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, द चैंपियनशिप। चैंपियनशिप के नाम से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जाना जाता है, तो विंबलडन को कहा जाता है द चैंपियनशिप। ठीक, उसके बाद यूएस ओपन प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ है 1881 में। उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन प्रारंभ हुआ है 1891 में, और अंत में प्रारंभ हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ठीक, तो इसका क्रम यदि पूछे तो याद रखिएगा विंबलडन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, फिर यूएस ओपन प्रारंभ हुआ, फिर फ्रेंच प्रारंभ हुआ, और अंत में प्रारंभ हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो वूफा ये याद रख सकते हैं आप, ये क्रम है इनके प्रारंभ होने का। ठीक, अब कौन किस कोर्ट में खेला जाता है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में, यानी चिकनी मिट्टी का कोर्ट होता है। उसके बाद ग्रास कोर्ट में खेला जाता है विंबलडन, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो हार्ड कोर्ट में पहला और आखिरी, वहीं क्ले और ग्रास ये क्रम होता है। ठीक, तो इनसे जुड़े फैक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए क्योंकि पीएससी 2021 में इसको पूछा हुआ है कि इनको प्रारंभ होने के क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये 2022 के विजेता कौन है, तो राफेल नडाल कौन से देश के हैं, स्पेन के हैं।
साथ ही एशले बार्टी महिला वर्ग में, और ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया। दोनों फैक्ट याद रखिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता और ये किस देश के हैं, महिला वर्ग में किसने जीता और ये किस देश की हैं। ये दोनों फैक्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। अगला, फ्रेंच ओपन की यदि बात करें तो फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने। ये कौन से देश के हैं, स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में जीता है इगा स्वियाटेक ने। कौन से देश की है, तो ये पोलैंड देश की है। ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला, विंबलडन 2022 ये पुरुष वर्ग में जीता नोवाक जोकोविच ने। कौन से देश के हैं, तो भाई ये है सर्बिया के खिलाड़ी। वहीं अगर महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में एलेना रायबिकीना जो हैं, इन्होंने ये प्रतिस्पर्धा जीती है। विंबलडन 2022 की विजेता एलेना रायबिकेना, ठीक है, या रायबाकीना ऐसा लिखा जाता है। ठीक, और ये कौन से देश की हैं, तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। इसके बाद अमेरिकन ओपन 2022, इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, यूएस ओपन, यूनाइटेड स्टेट ओपन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक, यूएस ओपन, इसके एकदम नए विजेता हमको मिले हैं कौन, सी अल्काराज गार्सिया। सी अल्काराज गार्सिया जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अमेरिकन ओपन 2022 की प्रतिस्पर्धा जीती है। महिला वर्ग की अगर बात करें तो इगा स्वियाटेक ये पोलैंड की खिलाड़ी है। जस्ट हमने देखा था फ्रेंच ओपन में, ये देखिए फ्रेंच ओपन भी इगा स्वियाटेक ने जीता है और अमेरिकन ओपन भी इगा स्वियाटेक के द्वारा जीता गया है। ठीक, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम्स को इनके आयोजन के आधार पे याद रखिए। इसके साथ ही ये कब प्रारंभ हुए, इस क्रम को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, अगर एक साथ चाहिए होगा तो बिल्कुल मैंने सबको एक साथ लिख दिया है। चूंकि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है आपको स्क्रीन में, इसीलिए मैंने इसको एक साथ वहां पर नहीं दिखाया है। ठीक, तो यहां पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस से ही जुड़ा एक और खबर है। क्या है भाई खबर, कि फेडरर का खिताबी सफर से संन्यास। जैसे सचिन का रुतबा क्रिकेट में है, वैसे ही यदि टेनिस की बात करें तो टेनिस के भगवान कहे जाते हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है, इन्होंने अभी हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है। प्रोफेशनल जो टेनिस होता है उससे इन्होंने संन्यास ले लिया है। आइए पढ़ते हैं। पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल संन्यास का ऐलान कर दिया है। लेवर कप उनका अंतिम इवेंट होगा। उन्हें ग्रास कोर्ट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। ग्रास कोर्ट के बादशाह थे ये। बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती है, जिनमें 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, आप देख पा रहे हैं 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 8 बार विंबलडन जीता है, 1 बार फ्रेंच ओपन जीता है और 5 बार यूएस ओपन के विजेता रहे हैं। टोटल इन्होंने कितने प्रतिस्पर्धा जीते हैं, तो 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20 ग्रैंड स्लैम जो हैं इनके नाम हैं। याद रखिएगा 20 ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं रोजर फेडरर। आगे बढ़ते हैं। अभी आपके खेल से ही है। खेल से संबंधित लगभग सबको पता होगा ये कि श्रीलंका जो है वो फिर से एशिया कप चैंपियनशिप जीत गई है। एशिया कप चैंपियनशिप ये जो आयोजन है ये हुआ है यूएई में। याद रखिएगा यूएई में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। ठीक, आइए थोड़े से फैक्ट और पढ़ लेते हैं कि श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है। श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया है। भारत ने यह सबसे ज्यादा ये जो टूर्नामेंट है इसको 7 बार जीता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये छठी बार जीता है श्रीलंका ने और 7 बार भारत जो है ये जीत चुका है पहले ही ऑलरेडी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं उसके। एशिया कप का आयोजन यूएई में किया गया, लेकिन इसका होस्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किया जाएगा या किया गया।
एशिया कप 2022 में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसको 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप 1 में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग थे। वहीं ग्रुप 2 में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 28वां विश्व ओजोन दिवस मनाया। अभी हाल ही में 16 सितंबर को मनाया गया हमारे देश में विश्व ओजोन दिवस। हमारे देश का ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1987 में एक समिट हुआ था, एक बैठक हुई थी। कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर। और इस बैठक में पहली बार गहन चिंता व्यक्त की गई थी पूरे देशों के द्वारा, सभी देशों के द्वारा। किस संबंध में? ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। ठीक, सॉरी, ओजोन परत के संबंध में। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य बना था। उसी की स्मृति में हम मनाते हैं क्या? विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा ओजोन से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार पूछा है। 2 समिट मैंने आपको, 2 या 3 समिट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। मॉन्ट्रियल के बारे में बताया था, क्योटो के बारे में बताया था, पेरिस समझौते के बारे में बताया था। तो पिछली वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर मनाया जाता है, जो कब हुआ था लागू? 1987 में लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है? ओजोन परत की परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों और इसे संरक्षित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, वहां पर ओजोन में एक बड़ा सा छेद हो गया था। ये जो ओजोन वाला क्षेत्र है, ये बर्फ से घिरा हुआ है। इसी में एक बड़ा सा ओजोन में, यानी ओजोन जो हमारा लेयर है, उसमें बड़ा सा छेद हो गया था। ओजोन परत यदि खराब हुआ या ओजोन परत यदि खत्म हुआ हमारे वायुमंडल से, तो पराबैंगनी किरणें जो हैं, ये हमारे धरती के जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करेंगी। तो इस ओजोन का संरक्षण जो है, ये बहुत आवश्यक है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर जो है, इसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। तो इस CFC के उत्पादन को कम करना, ठीक, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। ये थीम है 28वें विश्व ओजोन दिवस का। याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। ये देखिए भूपेंद्र यादव जी हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ये स्पीच दे रहे हैं। कहां पर? 28 वर्ल्ड ओजोन डे। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, 16 सितंबर 2022 मुंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि 16 सितंबर 1987 को बैठक हुई थी। 197 कंट्रीज ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। 197 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर बने थे, और उन्होंने ये प्रतिबद्धता दर्शाई थी कि भाई आगामी समय में हम ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पर। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है भंडारण। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को यदि देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र जो है ये इसके अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स जो है इसका अर्थ होता है भंडारण। जैसे आपने सुना होगा कि खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है उसके संचालन के लिए हमें बहुत सारे फसलों को संग्रहित करने की बात आती है।
उसकी आवश्यकता होती है कि हम अनाजों को संग्रहित करके रखें, तभी तो अनाजों को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो वहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो भाई भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स जो है ये असल में बहुत बड़ी अवधारणा है। लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आपके बंदरगाह भी आते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आपके जो गोडाउन्स हैं, है ना, जिसके अंतर्गत आप खाद्य पदार्थों को रखते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो ये जो लॉजिस्टिक्स नीति है ये अभी हाल ही में 17 सितंबर को लागू किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो है ये कब लागू हुआ है। तो कब लागू हुआ है? 17 सितंबर के दिन। इस नीति के तहत आगामी वर्षों में लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 13% से घटाकर 7.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा भाग है। 13% बहुत बड़ा भाग होता है, क्योंकि यदि आप भंडारण में बहुत ज्यादा खर्चा कर देंगे तो भंडारित वस्तुओं से जो योजनाएं आप क्रियान्वित कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कम पैसा होगा, कम पैसे बचेंगे ना आपके पास। तो हमने क्या कहा है कि भाई हम क्रियान्वयन पर अब ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे बनिस्बत भंडारण के। तो भंडारण में कम पैसा खर्च होगा, कहाँ ज्यादा किया जाएगा? उन योजनाओं के क्रियान्वयन में हम ज्यादा पैसा लगाएंगे। ये इस नीति के अंतर्गत कही गई एक महत्वपूर्ण बात है। अगला, वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक लॉजिस्टिक क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार सरकारी एजेंसियां और 37 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें भी शामिल हैं। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब प्रारंभ हुई और इसमें जो लॉजिस्टिक्स है उसके खर्च को कितने तक लाने का प्रयास किया गया है। तो 13% अभी है, जिसको हम आगामी समय में 7.5% तक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों की 15 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला न्यूज है। आपने न्यूज में ये देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को जनजातियों में शामिल कर लिया गया है। पहले वो एससी के अंतर्गत, ये पहले कास्ट के अंतर्गत आते थे। ये केवल जातियां हैं, इनको अनुसूचित जातियों के अंतर्गत मत पढ़िएगा। ठीक है, ये अनुसूचित जातियां नहीं है, ये केवल जातियां थी जो अनुसूचित जातियों से अलग थी। इन जातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि ये जो 5 राज्यों की 15 जातियां जो हैं अब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल हो गई हैं। इससे क्या होगा? इससे देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। ठीक है, असल में हुआ क्या है समझिएगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई है जिसमें यह कहा गया है कि भाई 15 जो जातियां हैं, 15 जातियां जो हैं इनको क्या किया जाए, इनको अब अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति है इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाए। ऐसी अनुशंसा हुई है। ठीक है, यानी शामिल करने का प्रयास हो रहा है। जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल जाएगा, राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देंगे, ये 15 जातियां जो हैं ये 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए आगे फैक्ट कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.43 करोड़ है। 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। ठीक, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब देखिए कौन कौन सी जातियां जिनको अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। तो 5 राज्य हैं जिसमें हिमाचल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और एक है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। अब हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति यानी हट्टी जाति को अब जनजाति में शामिल किया गया है। तमिलनाडु की कुरुविक्करन ये जाति है, कर्नाटक की बेट्टा कुरुबा, उत्तर प्रदेश की गोंड
इसकी उपजाति है धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगुण। इन सभी को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल करने की अनुशंसा की गई है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियां जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें भुइयां, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंद, कोरकू, नगेशिया, धांगड़, सौरा और बिंजिया। ठीक, देखिए अगर आप इसको काउंट करेंगे ना तो काउंट वाइज आपको ये 16 मिलेगा। ठीक है, काउंट करेंगे तो 16 मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो गोंड है ना ये कॉमन है, इसीलिए 15 जनजातियां बोला गया है। ठीक है, 15 जातियां जो है उसको शामिल किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है भाई। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ। अभी हाल में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? लिखा है चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद बिकम्स FIDE डेप्यूटी प्रेसिडेंट। FIDE जो है FIDE, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, याद रखिएगा FIDE। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं हमारे देश में विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, विश्वनाथन आनंद का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, चेन्नई से आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फैक्ट याद रखिएगा। FIDE के उपाध्यक्ष बन गए हैं कौन? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और अब वर्तमान में अध्यक्ष बोले तो कौन है भाई अध्यक्ष? याद रखिएगा आर्कडी वोर्कोविच। ठीक है, वोर्कोविच, ऐसा वोर्कोविच। ठीक है, कहीं कहीं पर नाम इनका ड्वोरकोविच ऐसा मिलेगा, ड्वोरकोविच ऐसा। ठीक है, डी जो होता है असल में उनके सरनेम में शामिल है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे इसका उच्चारण साइलेंट होता है, इसीलिए वॉर्कोविच या ड्वारकोविच। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यही है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद बने हैं। अगर मैं बात करूं FIDE की यानी शतरंज में अभी रैंकिंग की, तो वर्तमान में है कौन? कार्लसन मैग्नस, नाम सुना होगा आपने, ये रैंक 1 पर काबिज है। आज की स्थिति में बता रहा हूं, ये FIDE की वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और महिला वर्ग की अगर बात करें तो होउ यिफान। ठीक है, होउ यिफान ये हैं पहले नंबर पर महिला वर्ग में, चाइना की हैं। और मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिए, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हर साल एक फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द ईयर या फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है इसका पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल के विजेताओं की घोषणा हो गई है। पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री, नाम सुना है आपने, ये देख रहे हैं सुनील छेत्री, ये कप्तान है वर्तमान में। ठीक है, असल में छेत्री ऐसा होता है, सुनील छेत्री। ठीक है, इनको 7वीं बार इस अवार्ड से नवाजा गया है, 7वीं बार इस पुरस्कार के विजेता रहे हैं पुरुष वर्ग में कौन? सुनील छेत्री। महिला वर्ग की अगर बात करें तो मनीषा कल्याण जो है ये इन्होंने इस अवार्ड को जीता है, ये है मनीषा कल्याण और ये है हमारे सुनील छेत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य कैबिनेट के द्वारा एक बैठक जो है ये आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे निर्णय थे, लेकिन जो मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकास के लिए अलग विभागों का गठन किया जाएगा। ये पहली अनुशंसा है, यह पहला मीटिंग के अंतर्गत इस मुद्दे पर बात हुई है। दूसरा, किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। कुछ संशोधन किया गया है सहकारी ऋणों पर। आपको पता होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में सहकारी संगठनों के द्वारा या सहकारी संस्थाओं के द्वारा किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है, तो उसी अनुदान के
संबंध में जो नियम है, नाम क्या है, ब्याज अनुदान नियम 2021, इसके संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है कि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और उसका अनुमोदन हुआ है। क्या कहा गया है इसके अनुसार कि उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गौ पालन के लिए लघु और सीमांत कृषकों को 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो याद रखिएगा, सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में अभी संशोधन किया गया और ये कहा गया कि भाई अब जो उद्यानिकी से जुड़े किसान हैं या मत्स्य पालन वाले लोग हैं या गौ पालन के लिए जो लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, उनको 3 लाख रुपए तक की जीरो इंटरेस्ट जो ब्याज है, लोन है, सॉरी है ना, बिना ब्याज के लोन, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 3 लाख रुपए तक जो लोन लिया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। अगला, राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन, स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। ठीक है। अगला है, लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने विभागीय नीति 2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, उसे 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो अधिसूचना 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना स्थापना करने के लिए जारी की गई थी, ठीक है, वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है फरवरी के महीने में, फरवरी 2022 में। तो इसको आगामी 2032 तक के लिए एक्सटेंड करने की बात जो है वो इस बैठक में की गई है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बात की गई है अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, 2022 एससीओ शिखर सम्मेलन में पहली एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून या पुरी। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन ओपन 2022 के विजेता कौन है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, सी अल्काराज गार्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। श्रीलंका की टीम ने एशिया कप फाइनल में किस देश को हराया है? अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं बताइए कमेंट में। छत्तीसगढ़ की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो आप बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, कितनी जातियां हैं जिसको हाल ही में मंत्रिमंडल की कैबिनेट ने, ठीक है, मंत्रिमंडल ने कहा है कि इनको आप अनुसूचित जनजाति में शामिल कीजिए। इसकी अनुशंसा की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये थे हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।